वंस आपकी डेटाबेस क्रिएट होगी DBCA के थ्रू, तो ps-ef5 grep pmon करके आप देख सकते हैं। ये मैं दूसरी मशीन के ऊपर हूँ, इसमें ASM भी चल रहा है और मेरे पास MyDB के नाम से डेटाबेस भी चल रहा है। मैंने DB11G के नाम से क्रिएट की थी, मैंने वो वर्चुअल मशीन पे क्रिएट की थी, तो वो मैंने वर्चुअल मशीन डाउन कर दिया। ये फिजिकल मशीन के ऊपर एक डेटाबेस चल रही है, तो आपको इस तरीके से डेटाबेस का नाम नजर आएगा कि आपकी डेटाबेस चल रही है। आपके पास एक यूटिलिटी है EMCTL, इंटरप्राइज मैनेजर कंट्रोल यूटिलिटी, ठीक है। EMCTL स्टार्ट DB कंसोल EMCTL, सॉरी ये एनवायरनमेंट यहाँ पे सेट नहीं है, मुझे डॉट स्पेस पूरा ENV सेट करनी पड़ेगी। इसमें डेटाबेस का नाम दूंगा तो उसने ओरेकल होम खुद उठा लिया है। EMCTL स्टार्ट DB कंसोल ये करेंगे तो इंटरप्राइज मैनेजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपको उसका URL बताएगा, आपकी मशीन का नाम कॉलन 111158/EM और आके आपने यहाँ तक एंड पे जो है ना वो आपको, वैसे जब आप DBCA मेरा क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने उसको वर्चुअल मशीन शटडाउन कर दी, तो एंड पे आपको वो सारी डिटेल्स देता है। अदरवाइज आप सिंपली एनवायरनमेंट सेट करें और EMCTL स्टेटस DB कंसोल करें तो आपको वो सारी चीजें वो दे देगा, आपको पाथ सब कुछ दे देगा आपको, ठीक है। ये पाथ तो कंसिस्टेंट होता है, तो EMCTL स्टेटस DB कंसोल, EMCTL स्टॉप DB कंसोल, EMCTL स्टार्ट DB कंसोल, ये तीन आपके पास कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप इंटरप्राइज मैनेजर को स्टार्ट, स्टॉप और उसका स्टेटस देख सकते हैं। वंस ये हो जाएगा आप इंटरप्राइज मैनेजर स्टार्ट, तो फिर जरा ग्राफिकली लॉगिन हो जाते हैं। 9i में आपके पास अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था इंटरप्राइज मैनेजर, वो जावा बेस्ड था, ठीक है। वैसे डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल हो जाता था साथ ही, लेकिन वो वेब बेस्ड नहीं था, वो जावा बेस्ड जैसे क्लाइंट होता है ना, 10G ऑनवर्ड वेब बेस्ड आया, ठीक है। 9i में ये वेब बेस्ड नहीं है, ये आपका जावा बेस्ड इंटरप्राइज मैनेजर, लेकिन उसमें ऑप्शंस भी बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। ये 11G और 10G ऑनवर्ड तो ये हम देखेंगे, जरा डिस्कस करेंगे ना 10G 9i को भी और इसको भी, ठीक है जी। ये स्टार्ट हो गया जी सक्सेसफुली। नॉर्मली ये फेल कब होगा, जब आपकी मशीन का नाम सही सेट नहीं हुआ होता। अगर आपने oracle_host नेम का एनवायरनमेंट वेरिएबल जो मैंने आपको बताया था जिसमें आपने अपनी मशीन का नाम देना है, वो अगर नहीं सेट हुआ सही, ये इंटरप्राइज मैनेजर कॉन्फ़िगर नहीं होगा, फिर दोबारा से EMCA की यूटिलिटी चला के आपको दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि इंस्टॉलेशन से पहले आपका होस्ट नेम पिंगेबल है और वो सेट भी हुआ है उसमें oracle_host के नेम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में। इंटरप्राइज मैनेजर ओपन करेंगे जी, सिस यूजर से कनेक्ट हो जाते हैं। सिस उसका पासवर्ड हमने oracle दिया था, और SSDB दो यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, सिस या सिस्टम यूजर से। किसी दूसरे यूजर को आप चाहते हैं कि वो लॉगिन हो सके, कस्टम यूजर को HR यूजर लॉगिन हो सके, या कोई आपने यूजर क्रिएट किया वो लॉगिन हो सके, तो उसको अप्रोप्रिएट राइट्स देने पड़ते हैं, तब वो इंटरप्राइज मैनेजर में लॉगिन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। अच्छा, यूजर ने पासवर्ड दे के SSDB करके हम लॉगिन होंगे, तो दिस इज द होम पेज, जिसमें आपको डेटाबेस का नाम बताएगा, अवेलेबिलिटी बताएगा जी, डेटाबेस कब स्टार्ट हुई थी, डेटाबेस का नाम क्या है, रिलीज क्या है, आपकी मशीन का नाम क्या है, लिसनर का नाम क्या है, डेटाबेस कहाँ पे, स्टोरेज क्या है। ये तो ASM के ऊपर है तो इसलिए ASM दिखा रहा है। देन आपको ये थोड़ी देर में ये ग्राफ्स भी दिखाएगा, CPU यूजेज और मेमोरी यूजेज एंड सो ऑन। फिर ये आपको अलर्ट्स दिखाएगा कुछ के डेटाबेस के ऊपर कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो कि आपको चेक करनी चाहिए। फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी पेजेस है, जैसे परफॉर्मेंस का प्रॉपर्टी पेज है। नेक्स्ट टाइम मैं इसका ये प्लगइन ले आऊंगा, वो आपका है एडोब का एक प्लगइन है, वो इसमें इंस्टॉल होगा तो ये आपको सारे ग्राफ्स दिखाएगा कि आपकी डेटाबेस पे इस वक्त कितनी क्या एक्टिविटी हो रही है। अवेलेबिलिटी में अगर आप जाएं तो आप इसमें डेटाबेस के बैकअप एंड रिकवरी से रिलेटेड चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सर्वर में जाएं तो आप डेटाबेस में ये सारे टैब हम यूज़ करेंगे। अब डेटाबेस लेट्स से डेटाबेस में कितनी टेबल स्पेसिस है, टेबल स्पेसिस पे अगर मैं चला जाऊँ, ये सारे टेबल स्पेसिस के नाम और उनकी डिटेल्स, स्पेस यूजेज मुझे दिखाएगा। मैं ग्राफिकली न्यू टेबल स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ, किसी टेबल स्पेस में डाटा फाइल ऐड कर सकता हूँ, एंड सो ऑन, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। सो ये जब अप्रोप्रिएट चैप्टर्स आएंगे तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर टूल होगा जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होंगे, साथ साथ कमांड लाइन पे भी काम कर रहे होंगे, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने ग्राफिकली कैसे काम करना है, वही काम आपने कमांड लाइन पे कैसे करना है। तो बेहतर यह है कि एक्सपर्टीज आपकी कमांड लाइन पे होनी चाहिए। एडिशनली फिर आप इस टूल को भी यूज करें, ताकि अगर ये टूल अवेलेबल ना भी हो तो तब भी आप डेटाबेस के ऊपर काम कर सकें। टूल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। डेटाबेस इंस्टेंस को मैनेज करने के लिए आपके पास है जी डिफरेंट टूल्स आपके पास अवेलेबल है। लिसनर को आप मैनेज करते हैं और डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके पास DB कंट्रोल है, ये जो मैंने भी आपको दिखाया था, इसको इंटरप्राइज मैनेजर भी कहते हैं, इसको DB कंट्रोल भी कहते हैं। तो DB कंट्रोल है या फिर मैनेजमेंट एजेंट भी होता है। आप अच्छा, अगर आपकी एक मशीन पे मल्टीपल ओरेकल के इंस्टॉलेशन है तो फिर क्या होगा। सो अगर एक सर्वर है उस पर आपके पास ओरेकल के 2 डेटाबेसेस हैं, आप एक दफा ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और जितनी मर्जी डेटाबेसेस बना लें DBCA चला के। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डेटाबेस चल रही हैं, एक DB11G के नाम से है
और एक MyDB के नाम से है। तो दोनों का इंटरप्राइज मैनेजर अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका हो सकता है इंटरप्राइज मैनेजर चल रहा हो 1158 पोर्ट पे, वो इसका चल रहा हो जी 1159 पे या 5500 पे, कोई भी पोर्ट्स हो सकती है। तो दोनों का यूआरएल अलग अलग होगा। अगर आपने एक डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो इसका डिफरेंट यूआरएल होगा, मशीन का नाम शुरू में वही आ रहा होगा लेकिन आगे पोर्ट डिफरेंट होगी और इसकी पोर्ट डिफरेंट होगी। तो एक डेटाबेस अगर आपने कनेक्ट करना हो इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू तो उसको पर्टिकुलर उसके इंटरप्राइज मैनेजर से कनेक्ट होना होगा, उसके यूआरएल से कनेक्ट होना होगा। और दूसरी डेटाबेस से अगर आपने मैनेज करनी है तो आपका उसका इंटरप्राइज मैनेजर का यूआरएल डिफरेंट होगा। इस तरह अगर आपके पास मल्टीपल डेटाबेस सर्वर हैं और आपके पास 8 10 15 20 डेटाबेसेस हैं ओरेकल की, तो हर एक का अलग इंटरप्राइज मैनेजर होगा, ठीक है। आप सेंट्रली किसी एक जगह से उनको मैनेज नहीं कर सकते, हर एक डेटाबेस का अपना डेडिकेटेड इंटरप्राइज मैनेजर होगा, उसके थ्रू कोई दूसरी डेटाबेस मैनेज नहीं की। ओरेकल का एक टूल है ग्रिड कंट्रोल के नाम से, ये अगर आप इंस्टॉल करें, ओरेकल की एक सेपरेट प्रोडक्ट है। इसमें ओरेकल का एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल हो जाता है और ओरेकल के डेटाबेस भी साथ इंस्टॉल हो जाती है। तो ये ग्रिड एक आपका मशीन बन जाएगी जिसको ग्रिड कंट्रोल सर्वर कहेंगे आप। और फिर आप क्या करेंगे, लेट्स से जो जिन जिन मशीन्स को आप इस ग्रिड कंट्रोल के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं, आप उस पर इस ग्रिड कंट्रोल का एजेंट इंस्टॉल कर देंगे। एजेंट सॉफ्टवेयर होता है, उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। एजेंट जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके ग्रिड कंट्रोल सर्वर की डिटेल्स पूछेगा आपसे और इसको इसके साथ कॉन्फ़िगर कर देगा। लेट्स से आपके पास एक और मशीन है, एक थर्ड मशीन है, तो सब पे आपने एजेंट इंस्टॉल कर दिया। तो अब आपका इस ग्रिड कंट्रोल का एक यूआरएल होगा, जैसे आपके इंटरप्राइज मैनेजर का यूआरएल होता है, इस ग्रिड कंट्रोल का एक यूआरएल होगा, उसकी एक पोर्ट होगी। आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपको ये सारी डेटाबेसेस जिन जिन पे आपने एजेंट्स इंस्टॉल किए हैं, ये सारी आपको एक ही पेज पे मिलेंगे, डेटाबेसेस का नाम आ रहा होगा साथ। तो आप एक ही पेज के थ्रू आप पूरी इन्वायरमेंट मैनेज कर सकते हैं। इस ग्रिड कंट्रोल के थ्रू ना सिर्फ आप ओरेकल की डेटाबेसेस बल्कि नॉन ओरेकल डेटाबेसेस, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर, ग्रिड कंट्रोल के कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं फॉर एसक्यूएल सर्वर, फॉर DB2, फॉर MySQL, फॉर लाइनिक्स, फॉर यूनिक्स, फॉर इन आपका वो जो नेटवर्क स्विचेस हैं, फॉर सैंड स्टोरेजेस हैं। तो अब ये आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रिड कंट्रोल से ओरेकल की डेटाबेसेस को सेंट्रली मैनेज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सेंट्रली मैनेज करने के लिए एक टूल है जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ डेटाबेसेस बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स और स्टोरेज और नेटवर्क डिवाइसेस को भी इसके थ्रू मॉनिटर एंड कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ठीक है जी। इसको देख लीजिए, अगर मतलब ये अगर चाहिए हो तो बंदा ये एक सेंट्रली एक टूल इंस्टॉल कर ले ताकि आपको मल्टीपल हर मशीन पे इंडिविजुअली जाके वो इंटरप्राइज मैनेजर पे लॉगिन होने से बेहतर है कि आप एक सेंट्रली टूल से आप अपनी इन्वायरमेंट को मैनेज करें, तो मैनेजमेंट आसान हो जाती है आपकी। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उसमें फिर वो ऑप्शंस भी आपके पास वो बहुत वो थोड़ी है ना, उसमें जो चीज़ें कर सकते हैं वो काफ़ी कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास उसमें। तो वो यही बता रहा है जी, या तो आपके पास मैनेजमेंट एजेंट हो या आपके पास सिंगल जो हर डेटाबेस का अपना इंटरप्राइज मैनेजर है वो। तो मैनेजमेंट एजेंट होगा तो वो एक सेंट्रलाइज्ड आपका टूल होगा जिसको कहते हैं ग्रिड कंट्रोल। मैनेजमेंट एजेंट आपका ग्रिड कंट्रोल के साथ यूज होता है। इंटरप्राइज मैनेजर अगर आपने स्टार्ट स्टॉप करना तो इन्वायरमेंट सबसे पहले तो सेट कर लें, और EMCTL स्टार्ट DB कंसोल है और EMDB है EMCTL स्टॉप DB कंसोल। तो आपको ये पूरा यूआरएल भी दिखा देगा कि आपका इंटरप्राइज मैनेजर का यूआरएल क्या है, और वो इंटरप्राइज मैनेजर स्टार्टेड होगा तो उसका स्टेटस भी दिखा देगा। जैसे इस केस में इसका यूआरएल दिखा रहा है, आपको स्टॉप करेंगे तो इंटरप्राइज मैनेजर आपको स्टॉप कर देगा। तो यही आपका ग्रिड कंट्रोल भी इसी तरीके से स्टार्ट स्टॉप होता है EMCTL की यूटिलिटी के थ्रू। तो ये आपका इंटरप्राइज मैनेजर का लॉगिन पेज है जी, इसमें सिस या सिस्टम यूजर से बाय डिफॉल्ट लॉगिन हो सकेंगे। दिस इज द होम पेज जिसमें आपकी डेटाबेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, डेटाबेस का साइज क्या है, लास्ट बैकअप कब हुआ था एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें, कोई एरर्स हैं तो वो भी सारे लिस्टेड होंगे। देन आपके ये प्रॉपर्टी पेजेस हैं जिनमें हर पेज पे जाके आप डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक ऐसा टूल होगा जो कि आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होंगे। आपके पास और जो टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, इसमें एक है जी सबसे इंपॉर्टेंट, वो SQL प्लस टूल है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट होके शट डाउन स्टार्टअप कर सकते हैं, और इसके अलावा कमांड्स क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, DTML, DDL, सेलेक्ट एंड सो ऑन। डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। PL/SQL और SQL की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन SQL डेवलपर यूज किया आपने? SQL डेवलपर आपका ग्राफिकल टूल है, जैसे टोड आपने किसी ने यूज किया हो, या PL/SQL डेवलपर यूज किया हो, या SQL टूल्स यूज किया हो, बहुत सारी टूल्स हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। तो SQL डेवलपर ओरेकल का अपना टूल है जो कि आप किसी भी रिलीज के साथ इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 11G के साथ ये प्री इंस्टॉल आता है। ये आप अगर आप इस मशीन पे देखेंगे लाइनिक्स की मशीन पे, तो इस पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ है। तो ये इंस्टॉल हुआ है जी ओरेकल होम में, जी बिल्कुल, ओरेकल होम में, और इसमें है जी SQL डेवलपर के नाम से फोल्डर, और इसमें LL अगर आप करें तो ये देखें, ये आपका पूरा ये टूल आपका SQL डेवलपर इंस्टॉल हुआ है।
SQLdeveloper.exe है, ये विंडोज के लिए। अगर विंडोज की मशीन पे हैं तो आप SQLdeveloper.exe को डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। और लाइनिंग यूनिट्स के लिए SQLdeveloper.sh है। इसके लिए आपके पास ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट होनी है, कमांड लाइन पे नहीं चलेगा क्योंकि ये ग्राफिकल टूल है। तो आप उस मशीन पे ग्राफिकली रिमोटली कनेक्टेड हो या उसी मशीन पे हो ग्राफिकल। हाँ स्लो, शुरू में स्लो होगा, एक दफा लोड होगा स्लो होगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। अच्छा, हमारे पास भी विंडोज 7 यूज हो रही है। SQLdeveloper.sh / लिख के ये एंटर करते हैं तो आपका ये SQL डेवलपर ओपन हो जाएगा और इसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट होके आप ग्राफिकली लॉगिन हो सकते हैं। माइग्रेट नहीं करना चाहते प्रीवियस को सेशंस कनेक्शंस। यहाँ पे जो SQL का कोर्स होगा ना, उस कोर्स के दौरान आपको SQL डेवलपर कैसे आपने चलाना है, कनेक्ट होना है, उसमें क्लोज कर देते हैं जी कनेक्शंस। नया कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं, ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन का कोई भी नाम दे दें जी, फॉर एग्जांपल टेस्ट। यूजर नेम आपने लेट्स से सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, पासवर्ड उसका ले लें, सेव कर लेते हैं पासवर्ड। और आप जो कनेक्शन टाइप है वो TNS कर लेते हैं। TNS करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में डेटाबेस का नाम दे देगा। तो मेरे केस में MyDB के नाम से डेटाबेस है। टेस्ट करते हैं इसको, तो स्टेटस में आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। TNS कर सकते हैं या बेसिक भी करेंगे तो फिर आपको मशीन का नाम, लिसनर की पोर्ट नंबर और डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। TNS करेंगे तो वो खुद ही उठा लेगा और उसको सेव कर देते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका ग्राफिकल टूल है, इसमें बहुत सारे, इसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ये पूरा एक फुल फ्लैज आपका टूल है जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। डाटा माइग्रेशन हैं और बैकअप है और CSV फॉर्म में डाटा एक्सपोर्ट करना है और पूरा स्कीमास ब्राउज करने हैं। ये सारी चीज़ें आप ग्राफिकली यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक अच्छा टूल है, इसको देख लीजिएगा। SQL प्लस ये आपने देखा होगा जी कैसे यूज़ करना है इसको, शेल स्क्रिप्ट कैसे कॉल करते हैं, ये स्किप कर रहा हूँ मैं। देन है जी इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल आपकी डेटाबेस के जितने भी पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके SGA का साइज क्या होगा और SGA के सब कंपोनेंट्स के साइजेस क्या होंगे, फिर बहुत सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड पैरामीटर्स, फिर आपकी कंट्रोल फाइल्स की लोकेशन एंड सो ऑन, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आपकी पैरामीटर फाइल में होते हैं। आपके पास दो तरह की पैरामीटर फाइल्स होंगी, एक होती है आपकी P फाइल और एक होती है SP फाइल। आपकी ओरेकल 8i तक P फाइल यूज हुआ करती थी, 9i ऑनवर्ड आपके पास SP फाइल भी होती है। ठीक है, P फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल है। आपने इसमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो इसको किसी टेक्स्ट एडिटर में, नोटपैड में, वर्डपैड में या VI में या Gedit में ओपन करेंगे, पैरामीटर चेंज करेंगे, सेव करेंगे और फिर डेटाबेस को बाउंस करेंगे तो वो पैरामीटर इफेक्टिव हो जाएगा। और SP फाइल आपकी बाइनरी फाइल है, इसमें अगर आपने कुछ चेंज करनी है तो कमांड से चेंज करेंगे। इस फाइल को डायरेक्टली ओपन करके अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे तो ये फाइल करप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो कमांड से करेंगे। रिकमेंडेड है कि आप SP फाइल यूज करें। ठीक है, P फाइल आपकी जो नाम किस नाम से हो सकती है जी, ये हो सकती है इनिट आपकी डेटाबेस का नाम। फॉर एग्जांपल मेरी डेटाबेस का नाम MyDB है, इनिट mydb.org के नाम से, सिंपली इनिट के नाम से .org के नाम से, या कुछ भी नाम हो सकता है, पाइट वाले नाम होते हैं। SP फाइल आपकी हो सकती है जी, SP फाइल आपकी डेटाबेस का नाम .org के नाम से या SP फाइल .org के नाम से। तो ये पड़ी कहां पे होती है जी, SP फाइल की तो लोकेशन परमानेंट एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वो लोकेशन जी ओरेकल होम में DBS की डायरेक्टरी है लाइनक्स के केस में, और विंडोज के केस में डेटाबेस के नाम से फोल्डर है, इस लोकेशन पे पड़ी होती है बाय डिफॉल्ट। आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपको एक P फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें SP फाइल का पैरामीटर देना पड़ेगा। तो इस लोकेशन पे होगी आपकी SP फाइल। और इनिट फाइल बाय डिफॉल्ट वैसे इसी लोकेशन पे होती है ओरेकल होम में और DBS के फोल्डर में, लाइनक्स के केस में, डेटाबेस के फोल्डर में, विंडोज के केस में। लेकिन ये किसी भी जगह पड़ी हो सकती है, इट कैन बी एनीवेयर, किसी भी लोकेशन पे आप P फाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लेट्स से आपके पास दोनों फाइल्स पड़ी हैं, आपकी डेटाबेस है तो आपके पास init mydb.org भी पड़ी है और SP फाइल mydb.org भी पड़ी है। तो ओरेकल ये init फाइल को यूज नहीं कर रहा होगा, SP फाइल को बाय डिफॉल्ट यूज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर SP फाइल नहीं है तो फिर init फाइल को यूज करेगा। और दोनों में से लेट्स से ये SP फाइल यूज हो रही है और पैरामीटर आप SP फाइल में चेंज करें तो ये P फाइल में खुद चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो चेंजेस आपने जो भी पैरामीटर फाइल में SP फाइल में जो चेंजेस करेंगे वो इनिट फाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, जो इनिट फाइल में चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली SP फाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। दोनों में से एक टाइम में एक यूज हो रही होगी। आप P फाइल से SP फाइल बना सकते हैं और SP फाइल से
पी फाइल बना सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों फाइलों एसपी फाइल से पी फाइल और पी फाइल से एसपी फाइल क्रिएट की जा सकती है। जब डेटाबेस स्टार्टअप होती है, आप स्टार्टअप की कमांड देते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपकी एसपी फाइल रीड होती है। सबसे पहला काम ये होता है, ओरेकल आपकी जाके एसपी फाइल रीड करता है, देखता है कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, उतनी मेमोरी में एलोकेट करता है, एसजीए क्रिएट करता है, इंस्टेंस स्टार्ट करता है, बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट करता है, फिर आगे फर्दर स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहली जो फाइल रीड होनी होती है वो आपकी डेटाबेस के स्टार्टअप में वो एसपी फाइल होती है जी। एसपी फाइल दो तरह की होती है जी। बेसिक एसपी फाइल जो आपके बाय डिफॉल्ट आपने इंस्टॉलेशन की और इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए आपने। एडवांस्ड एसपी फाइल मींस कि आपने बहुत सारे पैरामीटर्स अपने हिसाब से चेंज कर लिए, क्योंकि जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग्स कभी भी किसी भी डेटाबेस के लिए सफिशिएंट नहीं होती, आपको चेंज करना चाहिए अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एडवांस वो होगी जो आपने अपने हिसाब से एसजीए की साइजिंग भी चेंज कर ली हुई है और बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स आपने ट्यून कर लिए हुए हैं, तो वो आपकी एडवांस्ड कहलाएगी। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से पैरामीटर है जी कि आपकी डेटा कंट्रोल फाइल्स के नाम और पाथ इसमें होंगे। डीपी फाइल्स, नंबर ऑफ डेटा फाइल्स कितनी हो सकती हैं डेटाबेस के अंदर। प्रोसेसेस जो हमने वो देखा था 150 आ रहे थे, वो पैरामीटर है। डीपी ब्लॉक साइज जो हमने देखा था जी 8 किलोबाइट है, ये चेंजेबल नहीं है। डीपी कैशे साइज, आपकी डेटाबेस पर कैशे का साइज बाइट्स में होगा इसमें, एंड सो ऑन। ठीक है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जो इसमें आप सेट कर सकते हैं। ये आगे चल के देखेंगे एसजीए टारगेट और मेमोरी टारगेट को। देन पीजी एग्रीगेट टारगेट, आपका वो जो सेंट्रल एरिया जहां पे आपकी डेटा सॉर्टिंग और जॉइंट्स परफॉर्म होंगे। शेयर्ड पूल साइज, अनडू मैनेजमेंट, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आपके एसपी फाइल या पी फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। अच्छा, पैरामीटर अब देखते हैं कैसे हैं और चेंज कैसे करते हैं। पैरामीटर अगर आपने देखना तो शो पैरामीटर, शो पूरा लिख दें या एसएचओ लिख दें, शो पैरामीटर और पैरामीटर का नाम, जैसे डीपी अंडरस्कोर कैशे अंडरस्कोर साइज, तो आपको बताएगा जी इस बार डेटाबेस बफर कैसे कितने साइज की आपकी इस मशीन के ऊपर, इस डेटाबेस में। ठीक है, तो आपको पूरा पैरामीटर का नाम या तो पता हो, या अगर नाम नहीं भी पता तो आप ये कर सकते हैं शो पैरामीटर ऐसे पूल कर दें। तो ऐसे पैरामीटर जिनमें किसी भी जगह पूल आता है वो आपको सारे दिखा देगा। तो अगर आपको पैरामीटर का एग्जैक्ट नाम नहीं भी पता तो सिंपली शो पैरामीटर और आगे कोई कीवर्ड दे दें तो वो उस पैरामीटर में जहां भी आएगा वो सारे पैरामीटर दिखाएगा। या सिंपली अगर आप करें शो पैरामीटर लिख के एंटर करने तो आपको सारे पैरामीटर्स दिखा देगा जो पॉसिबल हैं, जो सक्सेट हुए हैं। तो इस चैप्टर का मतलब पर्पज सिर्फ ये है कि पैरामीटर चेक कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। कोई पैरामीटर करता क्या है, वो हर चैप्टर के अंदर पैरामीटर्स आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कुछ पैरामीटर, फिर उसे चैप्टर अगले चैप्टर में। तो आप जब ये पहले आपकी बुक कंप्लीट होगी तो आपके बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पता चल जाएंगे। तो इस चैप्टर का पर्पज जस्ट ये है कि पैरामीटर आपने व्यू कैसे करना है और अगर कोई चेंज करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, और डेटाबेस शटडाउन स्टार्टअप कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखें, या तो वी डॉलसन पैरामीटर के नाम से एक व्यू है, वहां से आप पैरामीटर दे सकते हैं, स्टैक नेम कॉमा वैल्यू फ्रॉम वी डॉलसन पैरामीटर, या फिर शो पैरामीटर की कमांड से आप पैरामीटर देख सकते हैं। वो फिर शो डिस्टिंक्ट पैरामीटर के नाम से तो नहीं आएगा ना, वो वी डॉलसन पैरामीटर से फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक पैरामीटर्स और एक होते हैं डायनेमिक पैरामीटर्स। स्टैटिक एंड डायनेमिक पैरामीटर्स। स्टैटिक पैरामीटर्स वो हैं जो कि रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकते, और डायनेमिक वो हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं रन टाइम पे। रन टाइम का क्या मतलब है, आपकी डेटाबेस इस वक्त चल रही है तो आपके एसजीए का साइज है जी लेट से 400 MB। ये 400 MB साइज कहां पे होगा, एक तो रनिंग इंस्टेंस में 400 MB मेमोरी एलोकेट हुई होगी इसको आपके एसजीए को, और एक दूसरा आपकी जो एसपी फाइल या पी फाइल है इसमें एक पैरामीटर होगा एसजीए अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज, वो होगा जी 400 MB। ठीक है ना, ये पैरामीटर दो जगह पे स्पेसिफाई हुआ होगा, एक तो आपकी ये पैरामीटर फाइल के अंदर और एक ये रनिंग इंस्टेंस में। अगर आपका डायनेमिक पैरामीटर है, चेंज करेंगे तो रनिंग इंस्टेंस में भी जाके चेंज हो जाएगा और फाइल में भी जाके चेंज हो जाएगा, दोनों जगह पे चेंज हो जाएगा। और अगर ये स्टैटिक पैरामीटर है तो चेंज करेंगे तो मेमोरी में चेंज नहीं हो सकेगा, आपको फाइल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक पैरामीटर्स फाइल्स में चेंज करेंगे। पैरामीटर अगर आपने कोई चेंज करना हो उसके लिए कमांड है अल्टर सिस्टम सेट और आगे पैरामीटर का नाम जैसे डीपी अंडरस्कोर कैशे अंडरस्कोर साइज और आगे उसकी वैल्यू। हाँ जी, स्टैटिक के लिए रीस्टार्ट देखते हैं, अभी जरा देख लीजिएगा। उसने देखिए चेंज कर दिया, अल्टर सिस्टम सेट
DB अंडरस्कोर कैशे अंडरस्कोर साइज मैंने 390 M किया तो 390 MB कर दिया, मैंने साइज ज्यादा था कम कर दिया। ठीक है, अगर ज्यादा करना होगा तो SGA में इतनी फ्री स्पेस होनी चाहिए कि वो इसको इस कंपोनेंट को और मेमोरी एलोकेट कर सके। तो आप कोई भी पैरामीटर चेंज करना हो तो अल्टर सिस्टम सेट, आगे पैरामीटर का नाम इक्वल्स टू उसकी कोई वैल्यू दे देंगे, वो पैरामीटर चेंज हो जाएगा। अगर इस वक्त डेटाबेस चल रही है और वो डायनेमिक पैरामीटर है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो स्टैटिक पैरामीटर है तो चेंज नहीं होगा, एरर देगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं जी अल्टर सिस्टम सेट SQL अंडरस्कोर ट्रेस इक्वल टू ट्रू, नहीं ये भी डायनेमिक है, SGA में एक्सरसाइज कर लेते हैं। अल्टर सिस्टम सेट SQL अंडरस्कोर ट्रेस फॉल्स कर देते हैं, अदरवाइज डेटाबेस पे लोड पड़ेगा। अल्टर सिस्टम सेट SGA अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 300 है। तो एरर आएगा स्पेसिफाइड इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो ये आपके वो पैरामीटर्स पे एरर आएगा जो कि स्टैटिक है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब आपने ये कमांड दी ना तो इसने जो रनिंग इंस्टेंस था और SP फाइल थी, ये पैरामीटर इधर भी जाके चेंज करने की कोशिश की और इधर भी चेंज किया। यहाँ पे वो चेंज फेल हो गई, यहाँ पे वो सक्सेसफुल होगी, दोनों ने रिवर्ट कर दिया, फिर एरर आ गया। अब ये पैरामीटर एक्चुअली चेंज किसी भी जगह नहीं हुआ, ना SP फाइल में हुआ है ना रनिंग इंस्टेंस में हो, क्योंकि रनिंग इंस्टेंस रन टाइम पे ये पैरामीटर चेंज नहीं हो सकता। तो अब आपने इस पैरामीटर को अगर आपने चेंज करना है तो फिर आप करेंगे अल्टर सिस्टम सेट, पैरामीटर का नाम इक्वल्स टू उसकी वैल्यू और फिर स्कोप इक्वल टू स्कोप बताइए, स्कोप इक्वल टू SP फाइल। स्कोप में 3 वैल्यूज दी जा सकती है, स्कोप इक्वल टू SP फाइल हो सकता है, स्कोप इक्वल टू मेमोरी हो सकता है, स्कोप इक्वल टू बोथ हो सकता है। बाय डिफॉल्ट बोथ होता है, पर आप नहीं करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मैंने चेंज किया अल्टर सिस्टम सेट SGA मैक्स साइज इक्वल टू 300 M और मैंने स्कोप नहीं दिया। स्कोप बाय डिफॉल्ट बोथ होता है। बोथ का क्या मतलब है, रनिंग इंस्टेंस में भी इसको चेंज कर दो और SP फाइल में भी चेंज कर दो, तो दोनों जगह जाके चेंज करने की कोशिश करेगा। एक जगह फेल हो गया एरर आ जाएगा, चेंज नहीं होगा। स्कोप इक्वल टू SP फाइल किया तो ये अब SP फाइल में चेंज हुआ, रनिंग इंस्टेंस में नहीं चेंज हुआ। रनिंग इंस्टेंस में आपके SGA का 400 MB है। अब डेटाबेस को आपने इस पैरामीटर को इफेक्टिव करना है तो डेटाबेस को एक दफा शट डाउन करेंगे, दोबारा स्टार्टअप करेंगे तो ये पैरामीटर फिर इफेक्टिव होगा। क्लियर? तो स्टैटिक पैरामीटर चेंज कैन बी चेंज ओनली इन द पैरामीटर फाइल, रिक्वायर्स रीस्टार्ट द इंस्टेंस बिफोर टेकिंग इफेक्ट, अकाउंट अबाउट 110 पैरामीटर्स। तो हर रिलीज के हिसाब से वो चेंज होते जाएंगे। डायनेमिक पैरामीटर्स कैन बी चेंज व्हाइल द डेटाबेस इज ऑनलाइन, कैन बी अल्टर्ड एट सेशन लेवल और सिस्टम लेवल। जो डायनेमिक पैरामीटर्स हैं वो फर्दर आगे 2 तरह के, एक तो मेन 2 तरह के पैरामीटर्स हैं, एक है स्टैटिक और एक है डायनेमिक। एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। डायनेमिक आगे फर्दर 2 तरह के, एक हैं जो कि अल्टर सिस्टम करके सिर्फ सेट किए जा सकते हैं, अल्टर सिस्टम सेट की कमांड और आगे पैरामीटर का नाम वैल्यू देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अल्टर सेशन करके भी किए जा सकते हैं, अल्टर सेशन सेट और आगे पैरामीटर का नाम लिखा है। ठीक है, जो अल्टर सेशन करके किए जा सकते हैं वो अल्टर सिस्टम करके भी सेट किए जा सकते हैं। अगर अल्टर सिस्टम करके कोई पैरामीटर सेट करेंगे तो इसका इंपैक्ट सिस्टम वाइड होगा, सब पे होगा। अल्टर सेशन करके करेंगे तो जिस सेशन में वो पैरामीटर सेट हुआ है सिर्फ उस पे इंपैक्ट होगा, लेकिन सारे पैरामीटर अल्टर सेशन करके नहीं किए जा सकते। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो अल्टर सेशन करके भी आप सेट कर सकते हैं और अल्टर सिस्टम करके भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ अल्टर सिस्टम करके, जैसे XGA का मैक्स साइज वो अल्टर सिस्टम करके सेट किया जा सकता है, अल्टर सेशन करके नहीं किया, या शेयर्ड पूल का साइज या DB कैशे का साइज वो अल्टर सेशन करके सेट नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब जरा एक पैरामीटर सेट करते हैं अल्टर सेशन करके, उसका स्कोप जो है वो पर्टिकुलर सेशन ही होगा। मैं कहता हूँ जी अल्टर सेशन सेट NLS अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। वो केस सेंसिटिव नहीं है। अब ये जो पूरी कमांड दे रहे हैं SQL प्लस के ऊपर, ये अपर केस में दें लोअर केस में दें डजंट मैटर, वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। मैं कहता हूँ जी आपका जो डेट फॉर्मेट है इस सेशन में DT MM YYYY HH24:MI SS सेट हो गया। अब मैं कहता हूँ सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल, तो मुझे डेट इस फॉर्मेट में दिखा रहा है जो मैंने अपने सेशन में सेट किया है। एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ, सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल, तो मुझे डेट डिफॉल्ट फॉर्मेट में दिखा रहा है, क्योंकि ये पैरामीटर शो पैरामीटर अगर आप करें शो पैरामीटर डेट, तो
एनएलएस डेट फॉर्मेट का वैसे पैरामीटर सेट नहीं हुआ, अगर नहीं सेट हुआ हुआ तो डिफॉल्ट जो है वो DDMONYY। अगर आप इस पैरामीटर को सेट कर दें अल्टर सिस्टम करके, तो फिर सबके लिए डेट जो आप पैरामीटर में वो वैल्यू देंगे वो सबके लिए उसी फॉर्मेट में डेट आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये अल्टर सिस्टम करके भी सेट कर सकते हैं पैरामीटर जो डायनेमिक हैं, और अल्टर सेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं हो सकते अल्टर सेशन करके। अच्छा, कौन से पैरामीटर डायनेमिक हैं, कौन से स्टैटिक हैं, और फिर डायनेमिक में भी कौन से अल्टर सिस्टम करके और अल्टर सेशन करके भी सेट किए जा सकते हैं, वो डिटेल्स आप देख सकते हैं। $v सेशन का एक $v पैरामीटर का एक व्यू है, इसमें आप ले लें सिलेक्ट नेम कामा इज सेश मॉडिफाइबल। इस सेश मॉडिफाइबल अगर ट्रू होगा इसका मतलब अल्टर सेशन करके चेंज हो सकता है। इज सिस मॉडिफाइबल अगर ट्रू होगा तो अल्टर सिस्टम करके चेंज किया जा सकता है, बल्कि इस सिस मॉडिफाइबल की जगह हम करें जी इज इंस्टेंस मॉडिफाइबल। इज इंस्टेंस मॉडिफाइबल अगर ट्रू है तो इसका मतलब है रन टाइम पे चेंज हो सकता है फ्रॉम $v पैरामीटर। हाँ जी, डायनेमिक। ठीक है, ये देखें जैसे जी डायग्नोस्टिक अंडरस्कोर टेस्ट का पैरामीटर है, इस सेस मॉडिफाइबल फॉल्स है, मीन के ये सेशन लेवल पे चेंज नहीं हो सकता। इस इंस्टेंस मॉडिफाइबल ट्रू है, इस इंस्टेंस मॉडिफाइबल ये ट्रू है, मीन्स के रन टाइम पे चेंज हो सकता है। दिस इज अ डायनेमिक पैरामीटर। जैसे जहां पे ये इस इंस्टेंस मॉडिफाइबल फॉल्स होगा, जैसे यहाँ पे देखें ये जो क्लाइंट रिजल्ट कैशे साइज इस इंस्टेंस मॉडिफाइबल फॉल्स है, मीन्स के ये स्टैटिक पैरामीटर है। अब इससे देख सकते हैं कि कौन से आपके डायनेमिक पैरामीटर्स हैं और कौन से स्टैटिक पैरामीटर्स हैं। क्लियर है जी? ओके, यहीं तक रखते हैं जी। आगे ये देखिएगा कैसे चेंज कर रहा है आप पैरामीटर्स में, फिर वो कमेंट्स भी दे सकते हैं, स्कोप स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, ये क्विज अटेम्प्ट करें, इट्स फॉल्स। ठीक है, हर डेटाबेस के लिए अलग इंटरप्राइज मैनेजर कंट्रोल हो सकती ट्रू है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम ये बाकी इसको शटडाउन स्टार्टअप वाले देखेंगे और आपका ये व्यूज, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।